गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लास्ट जो वीडियो में हमने चर्चा की थी, जो लिंग संलग्न रोग है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। और आपके दो प्रकार के जो लिंग संलग्न रोग, लिंग संलग्न से तात्पर्य होता है कि ऐसे डिजीज जिनके जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, एलोसोम्स पर यानी लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। तो जिसमें से एक केस हमने कल पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस का। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है, आपका लिंग संलग्न रोग है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है, उस डिजीज के जो क्रोमोसोम है, उस डिजीज का जो जीन है वो अक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है वो रिसेसिव जीन के कारण होता है, अर्थात अप्रभावी जीन के कारण होता है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट यहाँ पे लिंग संलग्न रोग है, ठीक है, वो क्या है आपका हीमोफीलिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लिंग संलग्न रोग है वो क्या है, हीमोफीलिया। ये किसके अंतर्गत आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन्हें हम आनुवांशिक रोग कह सकते हैं। आनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिजीज जो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो लिंग संलग्न जो डिजीज है वो क्या है, हीमोफीलिया। तो सबसे पहली बात होती है कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं भाई, इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से बोल सकते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से बोल सकते हैं, और आपके क्रिसमस डिजीज के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस रोग के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था। तो इस रोग के बारे में सबसे पहले जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। आगे बात आती है कि यह क्या है, लिंग संलग्न रोग है। ये कैसा रोग है, लिंग संलग्न, अर्थात ये कह सकते हैं कि इस रोग के जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और ये किस जीन के कारण होता है, रिसेसिव यानी अप्रभावी जीन के कारण होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी यही पढ़ा था कि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग था वो किसके कारण था, रिसेसिव जीन के कारण था, ठीक है। यहाँ पे रिसेसिव जीन के कारण होता है, और इस रोग के जीन कहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अगली बात है कि यहाँ पे बात करते हैं इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं भाई, इसे हम ब्लीडर्स रोग के नाम से क्यों जानते हैं। तो ब्लीडर्स रोग के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसको छोटी मोटी चोट भी लग जाती है, तो चोट लगने के पश्चात उसके रुधिर का स्कंदन नहीं होता है, और रुधिर क्या होता है, निरंतर बहता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी दुर्घटना में उसको चोट लग गई रोगी को, और चोट लगने के पश्चात उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता है और निरंतर रुधिर बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसके अंदर किन की कमी रहती है, इसके अंदर रक्त स्कंदन कारकों की कमी होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपका हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त स्कंदन कारकों की कमी रहती है, जिसके कारण रोगी का रुधिर निरंतर बहता रहता है। और एक सामान्य व्यक्ति की बात की जाए तो सामान्य व्यक्ति में लगभग 13 प्रकार के रक्त स्कंदन कारक पाए जाते हैं। ये बात याद रख लेना कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके उसके रुधिर में 13 प्रकार के रक्त स्कंदन कारक होते हैं। तो यहाँ पे इस रोग से प्रभावित व्यक्ति होता है उसमें कुछ अहम या सहायक रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो रोगी व्यक्ति होगा उसकी रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। इसी कारण इसे कौन से डिजीज के नाम से पुकारा जाता है, ब्लीडर्स डिजीज के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बात है कि इसे रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, ये भी अहम बात है कि इसे रॉयल डिजीज यानी शाही रोग भी क्यों कहा जाता है। तो शाही रोग कहने के पीछे क्या है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले देखो यहाँ पे यह रोग क्या था कि इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो इस रोग की वाहक थी, इस महारानी विक्टोरिया से ये रोग उसके परिवार में फैल गया, और इसके अतिरिक्त ये स्पेन और रसिया आदि शाही परिवारों तक ये रोग फैला था। अर्थात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इस विक्टोरिया से इस रोग का प्रसार किसमें हुआ, इसके बेटे में हुआ। अर्थात इस महारानी से ये रोग किसमें चला गया, इसके बेटे के अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ पे ये महारानी है, ठीक है, विक्टोरिया महारानी है, ये इस रोग की क्या थी, वाहक थी। ये क्या थी, वाहक थी, ठीक है। अब आपको एक बात
बात नोटिस करनी होगी कि यहाँ पे अधिकांश केसों में यही माना गया है कि जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, वो क्या होती है, इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है। अब फीमेल इस रोग की वाहक क्यों होती है, जैसे कि हमने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ा था, वही सेम बात यहाँ पे लागू होती है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण यदि मान लीजिए इस हीमोफीलिया रोग का जो अप्रभावी जीन है एक एक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित होता है, तो दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी जीन होता है, जिसके कारण उस महिला के अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया रोग प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन वो महिला क्या होती है, इस रोग का प्रसार कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इंग्लैंड की महारानी थी, जो विक्टोरिया, वो इस रोग की वाहक थी और उसने इस रोग को किसमें संचार किया, अपने पुत्र में, और उसके पुत्र के द्वारा बाकी अन्य शाही परिवारों तक फैल गया। इसी कारण इस रोग को रॉयल डिजीज, यानी इस रोग को हम क्या कर सकते हैं, शाही रोग के नाम से भी जान सकते हैं। एक बात याद रख लेना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हीमोफीलिया केवल शाही परिवारों तक ही होता है या शाही परिवारों में ही होता है, ये बाकी सभी में हो सकता है, लेकिन मुख्य स्टडी यहाँ पे इस विक्टोरिया महारानी से इसके पूरे संपूर्ण शाही परिवार तक फैला था, इस कारण स्टडी हुई। यहाँ पे अगली बात आती है कि जो हीमोफीलिया के टाइप है, हीमोफीलिया के प्रकार, देखो मुख्य रूप से जो हीमोफीलिया होता है वो 2 प्रकारों में डिवाइडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो होता है हीमोफीलिया ए और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए होता है उसके अंदर रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है, रक्त स्कंदन कारक कौन से, 8 की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हीमोफीलिया बी होता है इसमें रक्त स्कंदन कारक 9 की कमी हो जाती है। इस तरीके से ये 2 भागों में डिवाइडेशन है, और आपका जो रक्त स्कंदन कारक है जिसमें 9 की कमी हो रही है, ठीक है, उसमें जिसमें 9 की कमी हो रही है यानी हीमोफीलिया बी है, इसे हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। मैंने अभी ऊपर आपके हेडिंग में बताया था कि इसका अन्य नाम क्या है, क्रिसमस डिजीज भी है। ठीक है, और क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये रोग पता किसमें लगाया गया था, क्रिसमस नामक व्यक्ति में पता लगाया गया था, इसी कारण इस रोग का नाम क्या रखा गया है, क्रिसमस डिजीज भी रखा गया है। ठीक है, अब एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए, देखो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके अंदर लगभग 3 से 6 मिनट, लगभग 3 से 6 मिनट में क्या हो जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है। कब, जब मान लीजिए उसके अंदर चोट लग जाती है किसी दुर्घटनावश, तब उसमें 3 से 6 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, इसे इस व्यक्ति का क्या कहेंगे, रक्त स्कंदन काल कहेंगे। क्या कहेंगे, रक्त स्कंदन काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई इसके नॉर्मल तरीके से। आगे बात करते हैं कि ये जो हीमोफीलिया डिजीज होती है, ठीक है, इसके जीनोटाइप अर्थात इसके केस स्टडी के बारे में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आगे की तरफ, देखो यहाँ पे इसके केस स्टडीज, देखो यहाँ पे बात करते हैं केस स्टडी। एक तो मान लीजिए कि नॉर्मल फीमेल होगी, ठीक है, तो इसे तो कहेंगे सामान्य फीमेल। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसी महिला जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या हो, हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन हो, इसे क्या कहेंगे, वाहक फीमेल। थर्ड टाइप में देखते हैं आपके हीमोफिलिक मेल, और फोर्थ टाइप में देखते हैं सामान्य मेल, और फिफ्थ टाइप में देखते हैं हीमोफिलिक फीमेल। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि
कि इस रोग जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग की वाहक क्या होती है, फीमेल होती है। क्या होती है, फीमेल। सामान्यतः ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि इस रोग की वाहक कौन होती है, फीमेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि फीमेल के अंदर जब मान लीजिए कि दोनों अक्ष क्रोमोसोम कैसे होते हैं, अप्रभावी जीन युक्त होते हैं, अर्थात दोनों अक्ष क्रोमोसोम पर इस हीमोफीलिया रोग का अप्रभावी जीन मौजूद होता है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में जो फीमेल होगी वो हीमोफिलिक फीमेल होती है। अर्थात ये 5 तरीके से क्या होती है, फीमेल बनती है। इसमें एक तो होती है, देखो, जब मान लीजिए किसी प्रकार का अप्रभावी जीन उपस्थित न होकर के केवल आपका डोमिनेंट यानी प्रभावी जीन उपस्थित हो तो वो क्या कहलाती है, सामान्य फीमेल। और जब मान लीजिए कि फीमेल के एक अक्ष क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है, इसका रिसेसिव जीन पाया जाता है, वो क्या होती है, आपकी वेक्टर फीमेल यानी वाहक फीमेल होती है। तीसरे केस स्टडी में देखिए कि मान लीजिए कि पुरुष के, अब यहाँ पे पुरुष के अंदर क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसी एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या मौजूद है कि यहाँ पे हीमोफीलिया की जो अप्रभावी जो रिसेसिव जीन है वो मौजूद है। तो ऐसा मेल क्या कहलाएगा, हीमोफिलिक मेल कहलाएगा। अर्थात रोगग्रस्त, अर्थात ये व्यक्ति क्या है, हीमोफीलिया से ग्रस्त है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए कि जब मान लीजिए कि मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन मौजूद ना हो तब क्या कहलाएगा, ये सामान्य मेल कहलाएगा। और 5वीं स्टडी में हम देखते हैं कि जब मान लीजिए कि फीमेल के दोनों अक्ष क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन मौजूद होती है तब वो क्या कहलाती है, हीमोफिलिक फीमेल कहलाती है, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट केस में कि जो फीमेल है वो क्या होती है, वाहक होती है। फीमेल क्या है, वाहक। और मान लीजिए कि जो इस रोग की वाहक है, अर्थात वाहक फीमेल का विवाह किससे हो जाता है, सामान्य नर से हो जाता है। किससे हो जाता है, सामान्य नर से हो जाता है, सामान्य मेल से। देखो केस स्टडी, यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी है कि फीमेल कैसी है, वाहक है, ठीक है, और जो मेल है वो क्या है, सामान्य। तो इन दोनों से जो उत्पन्न संतति होती है उसमें किस प्रकार इस रोग का, यह रोग वंशागत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेकर बोर्ड में कि यहाँ पे सबसे पहले बात है कि आपके एक तरफ जो मेल गैमेट्स और दूसरी तरफ आपके फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे जो संतति पहली जो संतति होती है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो फीमेल होगी वो क्या होगी, आपकी वाहक होगी। इसके अलावा दूसरे में जो मेल होगा वो क्या होगा, आपका रोगग्रस्त होगा। इसके अलावा फीमेल सामान्य और मेल सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के केस स्टडी में क्या पता चला है, देखो यहाँ पे मान लीजिए जब फीमेल क्या हो, फीमेल क्या हो, वाहक हो, और पुरुष क्या हो, सामान्य हो। ऐसे केस स्टडी में क्या होता है कि जो 50% टोटल, मतलब जितनी भी जो गर्ल, जो पुत्री है, डॉटर है, ठीक है, अर्थात जितनी पुत्री उत्पन्न होती है उनकी लगभग 50% पुत्रियां तो क्या होती है, 50% पुत्री तो क्या होती है, वाहक। कैसी होती है, वाहक होती है। इसके अलावा 50% पुत्रियां क्या होती है, सामान्य होती है। कैसी होती है, सामान्य। इसी तरीके से अगर पुत्रों की बात की जाए, टोटल पुत्र, तो यहाँ पे टोटल जो पुत्र है उनमें जो 50% जो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, अर्थात हीमोफिलिक, ठीक है। इसी तरीके से जो 50% जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पे बात है कि क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए कि फीमेल कैसी हो, फीमेल हो, वाहक हो, ठीक है, और पुरुष कैसा हो, मेल कैसा हो, सामान्य हो। तो इन दोनों से जो उत्पन्न संतति है वो कैसी होगी, तो यहाँ पे 50% पुत्रियां वाहक, 50% सामान्य, 50% पुत्र है वो रोगग्रस्त होंगे अर्थात हीमोफिलिक होंगे, और 50% पुत्र क्या रहेंगे, आपके सामान्य रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे केस स्टडी में देखते हैं, सेकंड जो केस स्टडी है उसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो फीमेल होती है वो तो क्या है, सामान्य, सामान्य फीमेल,
ठीक है। इसके अलावा जो मेल होगा वो कैसा होगा, हीमोफिलिक। फीमेल कैसी है, सामान्य, और मेल कैसा होता है, हीमोफिलिक होता है। ठीक है, तो इन दोनों से जो उत्पन्न संतति होगी उनमें किस प्रकार से ये रोग वंशागत होता है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी देखो, वही चेकर बोर्ड के द्वारा हम इस चीज को समझेंगे। तो एक तरफ आपके क्या रहेंगे, आपके मेल गैमेट, और दूसरी तरफ आपके फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब केस स्टडी होता है, मतलब इनकी संततियों में, तो क्या पता चलता है कि जो सभी पुत्रियां होती है, अब यहाँ पे देखो ये कैसे स्टडी किया हमने, किसके बारे में, कि बस जब मान लीजिए कि आपके फीमेल क्या हो, सामान्य हो, और जो मेल होता है वो क्या होता है, हीमोफीलिया से ग्रस्त है, यानी हीमोफिलिक है। ठीक है, तब इनकी संततियों में देखो रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहेगा कि यहाँ पे देखो जो पुत्री है, टोटल पुत्री है, वो क्या रहेगी, वेक्टर वाहक रहेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% जो डॉटर है, पुत्री है, वो क्या रहेगी, इस रोग की वाहक रहेगी। और जो पुत्र है, टोटल जो पुत्र है वो क्या रहेंगे, इस रोग के सामान्य। इस रोग मतलब इस जनरेशन में जो पुत्र प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, सामान्य प्राप्त होंगे, और पुत्री क्या रहेगी, वाहक रहेगी। ठीक है, ये सेकंड टाइप का केस हो गया। और थर्ड टाइप के केस की बात करते हैं, इधर देखो थर्ड टाइप का क्या रहेगा, कि जब मान लीजिए फीमेल क्या है, फीमेल सामान्य होना हो करके हीमोफिलिक है, सॉरी फीमेल क्या है, वाहक है, और आपके जो मेल है वो क्या है, हीमोफिलिक है। तो ऐसी कंडीशन में जो उत्पन्न जो संतति होगी वो कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार की प्राप्त होती है, उसके बारे में देखो, वही चेकर बोर्ड आरेख। ठीक है, तो एक तरफ आपके क्या रहेंगे, वही मेल गैमेट, दूसरी तरफ आपके फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले जो संतति प्राप्त हो रही है, जो डॉटर प्राप्त हो रही है, वो आपकी हीमोफिलिक रहेगी। फिर आपका जो मेल जो पुत्र प्राप्त होगा वो हीमोफिलिक। फिर आपकी जो पुत्री प्राप्त होगी वो क्या रहेगी, आपके वाहक। और लास्ट में बात करते हैं जो पुत्र रहेगा वो सामान्य रहता है। ठीक है, ऐसे कैसे स्टडी कि फीमेल क्या रहती है, यहाँ पे फीमेल वेक्टर यानी वाहक के रूप में है, और जो आपका मेल है वो क्या है, आपका यहाँ पे रोगग्रस्त यानी हीमोफिलिक है। तब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट है कि जो 50% जो डॉटर है, 50% जो डॉटर है वो कैसी है, हीमोफिलिक होती है। कैसी होती है, हीमोफिलिक। ठीक है, इसके अलावा जो 50% जो डॉटर है वो कैसे रहेगी आपके, यहाँ पे 50% जो डॉटर है वो वेक्टर वाहक रहेगी। इसके अलावा जो 50% जो टोटल मतलब जितने भी पुत्र उत्पन्न होते हैं उनके 50% पुत्र यहाँ पे क्या है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। इसके अलावा जो 50% पुत्र रहेंगे वो कैसा रहेंगे, सामान्य। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड केस में हमने क्या स्टडी की है कि भाई वाहक क्या है, फीमेल है, और जो मेल है वो क्या है, यहाँ पे रोगग्रस्त है। ऐसी कंडीशन में जो उत्पन्न जो संतति होती है, ठीक है, उनमें देखो 50% पुत्री क्या रहती है, हीमोफिलिक रहती है, और 50% पुत्री वाहक रहती है। अर्थात जितनी पुत्रियां उत्पन्न होती है उनमें 50% तो हीमोफिलिक रहेगी, और 50% क्या रहेगी इनके अंदर, 50% क्या रहेगी, वाहक रहती है। ठीक है, इसी तरीके से 50% पुत्र हीमोफिलिक रहेंगे और 50% क्या रहेंगे, सामान्य रहते हैं। इस तरीके से आपके कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए आप इस आरेख के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हो, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया जो रोग होता है, ठीक है, वो होता किस कारण है। तो यहां पे बात करते हैं जो हीमोफीलिया होने का कारण है, हीमोफीलिया होने का कारण, कि किस
कारण से हीमोफीलिया होता है। अब हमने देखा है कि जो आपकी रिसेसिव जीन होती है, ठीक है, वो इस रोग के लिए जिम्मेदार होती है। तो होता क्या है कि जो रक्त स्कंदन निर्माण करने वाली जो जीन होती है, रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण करने वाली, कारकों का निर्माण करने वाली जीन, वह जीन जो क्या करती है, रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण करती है। इस जीन के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, उसके बारे में अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो उत्परिवर्तन, अब जब मान लीजिए कि इस जीन के जो इन कारकों का निर्माण करती है, ठीक है ना, उसी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन होने के कारण ये जो जीन होती है वो क्या हो गई, अपना दूसरा प्रतिरूप बना लेती है, अर्थात रिसेसिव रूप बना लिया, रिसेसिव बना लिया, अर्थात ये रिसेसिव जीन में बदल चुकी है, जिसके कारण जो कुछ रक्त स्कंदन क्रिया में शायद जो कारक होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इस जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के कारण क्या नहीं बन पा रहे हैं, रक्त स्कंदन कारक नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, और रक्त स्कंदन कारक नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हीमोफीलिया में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो कि हीमोफीलिया क्या होता है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अर्थात ये आपका आनुवांशिक रोग है। और आनुवांशिक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हीमोफीलिया भी कुछ ऐसा ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। इस रोग से पुरुष जो मेल होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, जबकि फीमेल क्या रहती है, इस रोग से, इस रोग की वाहक होती है। अधिकांश फीमेल क्या रहेगी, वाहक रहेगी, ठीक है। और कुछ केसेस में अगर मान लीजिए कि फीमेल क्या होती है, रोगग्रस्त होती है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो फीमेल होती है वो अधिक लंबी आयु तक जीवित नहीं रह पाती है। क्यों नहीं हो पाती, रह पाती है, क्योंकि इस प्रकार की जो हीमोफिलिक फीमेल होती है, ठीक है, इस प्रकार की हीमोफिलिक फीमेल में जो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अर्थात फर्स्ट टाइम पर जब रज चक्र शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उस समय क्या होता है, जो रक्त स्राव होता है वो रुकता नहीं है, अर्थात रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिसके कारण हीमोफिलिक जो फीमेल होती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस बात को हमेशा नोटिस कर लेना कि जो हीमोफिलिक जो फीमेल होती है वो लंबी आयु तक जीवित क्यों नहीं रहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, रक्त स्राव क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है ना, ये तो दोनों प्रकार की जो डिजीज थे, यहाँ पे दोनों प्रकार की जो डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है, वो एक तो आपका कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, ये दोनों क्या है, आपके लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न का मतलब हो गया कि ऐसे रोग जिनके जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अर्थात आपके जो लिंग गुणसूत्र जो मेल में क्या है XY और फीमेल में क्या है XX, तो वहां पे पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके लिंग सहलग्न रोगों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है ना। अब अगला जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी है तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही, लेकिन उसके जीन कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते हैं, एलोसोम्स पर नहीं पाए जाते हैं, वो एक तरीके का ऑटोसोमल जीन, ऑटोसोम्स में पाए जाने वाले जीन के कारण होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे अगला जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे कौन सा,
सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया है वो भी एक आपका आनुवांशिक रोग होता है, अर्थात ये रोग भी क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है ना, अर्थात हमने पहले भी पढ़ रखा है कि आनुवांशिक रोग उन्हें कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या है कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, ठीक है, इस रोग की भी कौन सी जीन होती है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये कौन सी जीन के कारण होता है, अप्रभावी जीन, यानी रिसेसिव जीन के कारण यह रोग होता है। इस रोग की जो जीन होती है, ठीक है, वो कहाँ पर पाई जाती है, ऑटोसोम्स पर पाई जाती है। ऑटोसोम्स यानी कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है। तो आपको याद रख लेना कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है, अर्थात इस सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है। और इस सिकल सेल एनीमिया की जो अप्रभावी जीन होती है वो ऑटोसोम पर पाई जाती है। ठीक है ना, आगे की बात है कि यहाँ पे ये जो जीन होती है, ये जो रिसेसिव जीन होती है, ये पाई जाती है 11 नंबर के क्रोमोसोम पर पाई जाती है। ये बात याद रख लेना कि जो आपके 44 क्या है, 44 आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कायिक गुणसूत्र होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो 22 जोड़ी गुणसूत्र अपने शरीर में क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे जो 22 जोड़ी गुणसूत्र, उसमें जो 11वें नंबर के गुणसूत्र है, ठीक है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, वहां पर क्या पाया जाता है, ये सिकल सेल एनीमिया का अप्रभावी जीन पाया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि होता कैसा है। देखो सबसे पहली बात है कि इसकी खोज की थी हेरिक नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज की थी, कब की थी, 1904 में इस डिजीज की खोज की थी। अब होता क्या है कि सामान्य जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, ठीक है, जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसकी शैप यानी इसकी आकृति बदल जाती है और ये कैसा दिखाई देता है, सिकल अर्थात हंसियाकार का हो जाता है इस अप्रभावी जीन के कारण। देखो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन अणु होता है वो सामान्य आकृति का रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस अप्रभावी जीन के कारण, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन अणु होता है वो हंसियाकार का हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अपने हीमोग्लोबिन अणु के निर्माण में, जो अपना हीमोग्लोबिन अणु है इसके निर्माण में जो बीटा श्रृंखला होती है, अपने हीमोग्लोबिन निर्माण में जो बीटा श्रृंखला होती है, इसका जो 6वें नंबर पर जो एमिनो अम्ल होता है, अपने जो हीमोग्लोबिन निर्माण में जो बीटा श्रृंखला होती है, अल्फा और बीटा 2 श्रृंखलाएं होती है जो आपस में मिलकर के क्या बनाती है, आपके हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हीमोग्लोबिन निर्माण में जो बीटा श्रृंखला होती है उसके 6वें नंबर पर जो एमिनो अम्ल है वो क्या रहता है, देखो सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो सामान्य व्यक्ति में ये क्या रहता है, ग्लूटामिक रहता है। क्या रहता है, ग्लूटामिक रहता है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें इस ग्लूटामिक के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, और वेलिन आने के कारण जो आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है ना, उसकी आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है ना, अर्थात हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन विकृत, क्या आपके आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। आरबीसी कैसी दिखाई देती है, हंसियाकार दिखाई देती है। ठीक है ना, यहाँ पे जो सामान्य आकृति की आरबीसी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन निर्माण की जो बीटा श्रृंखला होती है उसके 6वें नंबर पे जो एमिनो अम्ल ग्लूटामिक होता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार की हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, अर्थात ये कह सकते हो कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके अंदर जो जीन रहेगी वो प्रभावी जीन HbA, ठीक है, और जो आपके सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो जीन होती है वो क्या होती है,
HbS होती है, अर्थात ये तो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है जिसमें ये सिकल सेल एनीमिया नहीं है, और ये क्या है, जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके अंदर जो जीन रहती है HbS रहती है, अर्थात इसके अंदर ये प्रभावी जीन है और इसमें क्या हो जाती है, अप्रभावी। ऐसा होता है इसके अंदर होने वाले उत्परिवर्तन, अर्थात इन एमिनो अम्ल, जो इसकी बीटा श्रृंखला में जो एमिनो अम्ल है, ठीक है, इन एमिनो अम्ल के अंदर क्या हो जाता है, जीन इनके अंदर पॉइंट बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये कह सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन अणु के निर्माण वाली जो जीन होती है, जो हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण करती है, वह जीन, उस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। इस जीन में क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्परिवर्तन होने के कारण ये जीन क्या हो जाती है, रिसेसिव रूप में परिवर्तित हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें 3 प्रकार की स्थिति बनती है। एक तो होता है HbA, ठीक है, एक होता है HbA, एक होता है HbS, और एक होता है HbS। अर्थात एक तो वह व्यक्ति जिसमें सभी जीन क्या होती है, आपकी डोमिनेट यानी प्रभावी अवस्था में, हीमोग्लोबिन निर्माण करने वाली जो जीन है वो कौन सी अवस्था में रहती है, प्रभावी अवस्था में रहती है, ठीक है। तो वो तो क्या रहेगा, सामान्य रहेगा, ठीक है, अर्थात उसमें तो क्या होती है, आरबीसी सामान्य आकृति की रहती है, न कि हस्याकार की। एक वे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हेटेरोजाइगस अवस्था में जीन मौजूद हो, अर्थात एक तो क्या रहती है, प्रभावी जीन, और एक क्या रहती है, अप्रभावी, ठीक है। ऐसी कंडीशन वाले व्यक्ति में क्या होता है कि 50% जो हीमोग्लोबिन अणु होते हैं वो तो क्या रहते हैं, 50% जो हीमोग्लोबिन अणु है उसके कारण जो आरबीसी रहती है 50%, वो तो क्या रहेगी, सामान्य रहेगी, ठीक है, और जो 50% रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हसियाकार रहेंगे। 50% तो सामान्य और 50% कैसे रहेंगे, हसियाकार। इसी प्रकार से तो थर्ड टाइप का होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो थर्ड टाइप वाले में क्या रहता है कि इस प्रकार के में जो सभी आरबीसी रहेगी वो हसियाकार रहेगी, अर्थात सभी हीमोग्लोबिन अणु क्या रहेंगे, विकृत रहेंगे, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, और रक्त की कमी के चलते ये जो होते हैं, इस प्रकार की जो संतति होती है जिनके अंदर दोनों ही हीमोग्लोबिन निर्माण की दोनों ही जीन क्या होती है, अप्रभावी अवस्था में मौजूद रहती है, रिसेसिव अवस्था में मौजूद रहती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कि बचपन में ही या बाल्यावस्था में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है जो विषम युग्मजी होते हैं, अर्थात जिनके अंदर क्या होता है कि आधे हीमोग्लोबिन अणु सामान्य रहते हैं और आधे हीमोग्लोबिन अणु क्या रहते हैं, विकृत रहते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में मलेरिया रोग नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, मलेरिया रोग नहीं होता है। ये पॉइंट याद रख लेना कि जिन व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया विषम युग्मजीय अवस्था में है, ठीक है ना, समयुग्मजीय वाले तो जीवित नहीं रहेंगे, तो नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो, जिनमें ये सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें मलेरिया डिजीज नहीं होती है। मलेरिया डिजीज क्यों नहीं होती है कि यहाँ पे जो मलेरिया रोग है, ठीक है, इस मलेरिया रोग का जो रोग कारक होता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इस प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो इस प्रकार के विकृत हीमोग्लोबिन में जीवित नहीं रह पाते हैं, अर्थात इस कंडीशन में, HbS कंडीशन में ये जीवित नहीं रह पाते हैं। इसी कारण जो अफ्रीकी देशों के जो लोग होते हैं, ठीक है, अफ्रीकी देशों के जो लोग होते हैं उनमें कभी मलेरिया रोग नहीं होता है। उसके पीछे यही होता है क्योंकि वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित जो लोग होंगे, ठीक है, उनके अंदर हीमोफीलिया, ये
मलेरिया रोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो उन व्यक्तियों में जीवित नहीं रह पाता है और व्यक्ति कभी मलेरिया रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको इसके हीमोग्लोबिन के बारे में या सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पहले भी कैसे स्टडी किया था। ठीक है, जैसे कि आपके पहले जो चैप्टर चला था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन करना। ठीक है, और जिस व्यक्ति में क्या होता है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति में ये समयुग्मजी होमोजाइगस अवस्था में ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन निर्माण की जीन अप्रभावी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, अप्रभावी अवस्था में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति में O2 का परिवहन नहीं होता है। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में O2 का परिवहन करता है। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई आपकी सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है सिद्धार्थ एजुकेशन हब, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।